जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंतरिक्ष और आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सभी प्यारे बच्चों और उनके सम्मानित अभिभावकों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अक्सर ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। क्या आपके या आपके बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं? क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता या याद किया हुआ जल्दी भूल जाते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, लाखों बच्चे इसी दौर से गुजरते हैं। समस्या को समझना ही समाधान की तरफ पहला कदम होता है। आज हम जानेंगे 5 सबसे आम गलतियां जिनकी वजह से पढ़ाई में दिक्कत आती है और उनके आसान समाधान। ये गलतियां इतनी छोटी छोटी होती हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। हम एक एक करके इन गलतियों को समझेंगे, जैसे कोई डॉक्टर बीमारी की जड़ को पकड़ता है। हम देखेंगे कि कैसे इन गलतियों को सुधार कर आप अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हैं और कैसे आप कम समय में ज्यादा और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई एक गलती ही आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट बन रही हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने बातों को ध्यान से समझा और अपनी पढ़ाई में लागू किया, तो आपको चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। देखिए बाबू, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो है अपनी नींव को कमजोर रखना। आप ही सोचिए, अगर किसी बिल्डिंग की नींव, उसका फाउंडेशन ही कमजोर हो, तो क्या आप उस पर 10-20 मंजिला इमारत खड़ी कर सकते हैं? नहीं ना। जैसे ही आप ऊपर वजन डालेंगे, पूरी इमारत धड़-धाम से नीचे आ जाएगी। पढ़ाई का भी ठीक यही हिसाब है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी बुनियादी बातें ही क्लियर नहीं हैं, तो आप एडवांस टॉपिक कैसे समझेंगे? ये तो वही बात हो गई कि आपको के ख ग आता नहीं और आप किताब पार्चने चले हैं। अक्सर होता क्या है, हम क्लास में आगे बढ़ते जाते हैं। 7वीं से 8वीं में आ गए, 8वीं से 9वीं में, नया सिलेबस, नई किताबें, और हम जोश जोश में नए चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो नया चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पिछले चैप्टर या पिछली क्लास से है। जैसे अगर आपको मैथ्स में प्रतिशत निकालना ही ठीक से नहीं आता, तो आप लाभ हानि के सवाल कैसे हल करेंगे? अगर आपको कोशिका का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो आप ऊतक और अंग प्रणाली के बारे में कैसे समझेंगे? यही वो जगह है जहां ज्यादातर बच्चे मात खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि पुराना पढ़ना तो समय की बर्बादी है, चलो आगे का पढ़ते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। जब आगे के टॉपिक्स समझ नहीं आते, तो फ्रस्ट्रेशन होती है, पढ़ाई से मन उचटने लगता है। आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, आपका दिमाग तेज नहीं है, जबकि असलियत में कमी आपके दिमाग में नहीं, आपके तरीके में है। आपकी नींव में जो सीमेंट और गिट्टी लगनी थी, वो लगी ही नहीं। तो इसका समाधान क्या है? समाधान बहुत सरल है। शर्माइए मत। अगर आप 10वीं क्लास में हैं और आपको 7वीं क्लास का कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो बेझिझक 7वीं की किताब उठाइए और उसे पढ़िए। अगर नींव ही कमजोर हो, तो ऊपर की इमारत टिक नहीं सकती। पुराने चैप्टर या किताबों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को दोहराएं। सिर्फ नए टॉपिक पर ध्यान न दें, फाउंडेशन मजबूत करें। अपने टीचर से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए, या आजकल तो YouTube पर सब कुछ मौजूद है, वहां से सीखिए। याद रखिए, शेर भी जब छलांग लगाता है, तो 2 कदम पीछे लेता है। ये 2 कदम पीछे लेना हारना नहीं है, ये एक लंबी छलांग की तैयारी है। इसलिए अगर आपको अपनी पढ़ाई की इमारत को आसमान तक पहुंचाना है, तो कुछ समय अपनी नींव को मजबूत करने में लगाइए। इसमें लगा हुआ समय बर्बाद नहीं होगा, बल्कि ये आपके भविष्य के लिए सबसे अच्छा निवेश होगा। एक बार जब आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी आपको मक्खन की तरह समझ में आने लगेगा।
आपको ये पहचानना होगा कि कौन कौन से बेसिक टॉपिक हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। एक लिस्ट बनाइए, जैसे मुझे मैथ्स में भिन्न का जोड़ डीएच घटाव नहीं आता, या मुझे केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं आता। जब आपके पास लिस्ट होगी तो आपको पता होगा कि आपको कहाँ काम करना है। एक एक करके उन टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। यकीन मानिए, ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन ये आपको एक स्थायी और मजबूत पकड़ डीडीएच देगी। जैसे एक पेड़ डीडीएच को बड्ढा होने के लिए उसकी जड़ीचों का मजबूत होना जरूरी है, वैसे ही एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए आपके बेसिक्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप सीधे फल की उम्मीद नहीं कर सकते अगर आपने जड़ीचों को पानी ही नहीं दिया। तो आज से ही अपनी जड़ीचों पर काम करना शुरू कीजिए। पुराने नोट्स, पुरानी किताबें, जो भी जरूरी लगे उसे फिर से पढ़िए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे कि 10वीं का लर्ड डैच का 7वीं की किताब पढ़ रहा है। लोग तो तब भी कहेंगे जब आपके नंबर कम आएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह छोड़ डटकर अपनी पढ़ाई की नींव को मजबूत करने में जुट जाइए। ये आपकी सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। जब आप किसी नए चैप्टर को शुरू करें तो एक बार देख लें कि इसमें कौन कौन से पुराने कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो आपको नहीं आते तो पहले उन्हें रिवाइज करें, फिर आगे बढ़ें। ये एक छोटी सी आदत आपके सीखने के अनुभव में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। तो पहली गलती, कमजोर नींव, और उसका समाधान है अपनी जड़ी डीडीचों को मजबूत करना। शर्म को किनारे रखकर जहां भी कमी है उसे पूरा कीजिए। ये आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा और पढ़ाई को बोझ की जगह एक मजेदार सफर बना देगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को गंभीरता से लेंगे और आज से ही इस पर काम करना शुरू कर देंगे। अब चलते हैं हमारी दूसरी गलती की तरफ। अब आते हैं दूसरी सबसे आम गलती पर, और वो है गलत लर्निंग स्टाइल का उपयोग करना। देखिए, भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया है। किसी की आंखें नीली हैं, किसी की काली, कोई लंबा है, कोई छोटा। ठीक उसी तरह हम सबके सीखने का तरीका भी अलग अलग होता है। कोई एक तरीका हर किसी पर लागू नहीं हो सकता। ये तो वही बात हो गई कि आप एक ही चाबी से दुनिया के सारे ताले खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है बाबू। आपको अपने लिए सही चाबी ढूंढनी पड़ी रहेगी। अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हम देखते हैं कि क्लास का टॉपर कैसे PRH रहा है। अच्छा, वो तो सुबह 4 बजे उठकर रट्टा मारता है, तो हम भी वही करने लगते हैं। या वो तो ग्रुप में डिस्कस करके PRHता है, तो हम भी ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जो तरीका उसके लिए काम कर रहा है वो आपके लिए भी काम करे। हो सकता है आप सुबह की जगह रात में ज्यादा अच्छे से PRH पाते हो। हो सकता है आपको ग्रुप में PRHने से डिस्टरबेंस होती हो। हर बच्चा अलग तरह से सीखता है। अपनी सही लर्निंग स्टाइल पहचानना जरूरी है। मुख्य रूप से सीखने के 3-4 तरीके होते हैं। पहला है विजुअल लर्नर। ये वो लोग होते हैं जो देखकर ज्यादा अच्छा सीखते हैं। अगर आप विजुअल लर्नर हैं तो डायग्राम, फ्लो चार्ट या वीडियो से पढ़ें। आपको लिखी हुई थ्योरी से ज्यादा एक तस्वीर, एक माइंड मैप या एक ग्राफ जल्दी समझ में आएगा। इतिहास की तारीखें याद नहीं हो रही, एक टाइमलाइन बना लीजिए। बायोलॉजी का कोई प्रोसेस समझ नहीं आ रहा, उसका डायग्राम बना बना कर प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए PRHना मतलब देखना है। दूसरा तरीका है ऑडिटरी लर्नर। ये वो लोग हैं जो सुनकर बेहतर सीखते हैं। अगर आप ऑडिटरी लर्नर हैं तो सुनकर या समझाकर पढ़ें। आप किसी टॉपिक को PRH कर उसे अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उसे सुन सकते हैं। आप अपने दोस्त को या खाली कमरे में दीवार को वो टॉपिक ऐसे समझाइए जैसे आप टीचर हैं। जब आप बोलते हैं और सुनते हैं तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। आपके लिए लेक्चर्स सुनना, ऑडियो बुक सुनना बहुत फायदेमंद हो सकता है। तीसरा प्रकार है रीडिंग राइटिंग लर्नर। ये पारंपरिक तरीका है। इन लोगों को PRH कर और लिखकर चीजें याद होती हैं। ये नोट्स बनाते हैं, किताबों को हाईलाइट करते हैं और समरी लिखते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए नोट्स बनाना
सवालों के जवाब लिखकर प्रैक्टिस करना सबसे बेस्ट तरीका है। आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। और चौथा तरीका है काइनेस्थेटिक लर्नर। ये लोग करके सीखते हैं। इन्हें सिर्फ बैठकर पढ़ना या सुनना पसंद नहीं होता, इन्हें प्रैक्टिकल करना अच्छा लगता है। अगर आप साइंस PRH रहे हैं तो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आप भूगोल PRH रहे हैं तो ग्लोब या मैप का इस्तेमाल कीजिए। आप चलते फिरते PRH सकते हैं या किसी मॉडल को बनाकर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आपके लिए लर्निंग बाय डूइंग सबसे कारगर है। अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी स्टाइल कैसे पहचानेंगे। थोड़ा आत्मविश्लेषण कीजिए। सोचिए कि जब आप कोई चीज आसानी से सीख गए थे तो आपने उसे कैसे सीखा था। क्या कोई मूवी देखकर या किसी से सुनकर या नोट्स बनाकर या खुद कुछ करके। अपनी स्टाइल पहचाने और उसी के अनुसार पढ़ाई करें। हो सकता है आप एक से ज्यादा स्टाइल का मिश्रण हो, जो कि बहुत आम बात है। तो अपनी भेड़चाल बंद कीजिए। दूसरे क्या कर रहे हैं उसे कॉपी मत कीजिए। अपने लिए जो सबसे अच्छा काम करता है उसे खोज निकालिए। ये खुद को समझने की एक प्रक्रिया है। जब आप अपनी सही लर्निंग स्टाइल से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि पढ़ाई में आपका मन भी लगने लगेगा और चीजें आपको पहले से कहीं ज्यादा आसानी से और लंबे समय तक याद रहेंगी। ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आज ही बैठिए और सोचिए, आप विजुअल हैं, ऑडिटरी हैं, रीडिंग जस्ट राइटिंग वाले हैं या काइनेस्थेटिक, और फिर अपनी पढ़ाई के तरीकों में उसी हिसाब से बदलाव लाइए। अगर आप देखकर सीखते हैं तो YouTube पर एजुकेशनल वीडियोस की भरमार है, उनका फायदा उठाइए। अगर आप सुनकर सीखते हैं तो पॉडकास्ट और ऑडियो नोट्स का इस्तेमाल कीजिए। अपने तरीके को अपनी ताकत बनाइए, न कि दूसरों की नकल करके अपनी कमजोरी। गलती नंबर 3, रट्टा मारना या फिर कहें पैसिव रिवीजन। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी गलती की, जो शायद हम में से 90% लोग करते हैं, और वो है पैसिव रिवीजन, या जिसे हम आम भाषा में रट्टा मारना कहते हैं। सोचिए, आपने एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके नोट्स भी बना लिए। अब एग्जाम से पहले आप क्या करते हैं? ज्यादातर बच्चे उन नोट्स को या किताब को बार बार पलटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अकबर का जन्म 1542 में हुआ, अकबर का जन्म 1542 में हुआ, ऐसे तोते की तरह रटते रहते हैं। इसी को कहते हैं पैसिव रिवीजन। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब आप बार बार एक ही चीज को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग को एक धोखा होता है। उसे लगता है कि हाँ, ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे आता है। इसे इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस यानी योग्यता का भ्रम कहते हैं। आपको लगता है कि आपको सब याद है, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में आपके सामने पेपर आता है और थोड़ा सा घुमाकर सवाल पूछ लिया जाता है, आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। आपको लगता है, अरे ये तो पढ़ा था पर याद क्यों नहीं आ रहा। इसकी वजह ये है कि आपने अपने दिमाग को एक्टिव नहीं किया। आपने उसे सिर्फ जानकारी दी, लेकिन उससे वो जानकारी वापस निकलवाने की प्रैक्टिस नहीं की। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, खुद को टेस्ट करना जरूरी है। आपको पैसिव रिवीजन की जगह एक्टिव रिकॉल यानी सक्रिय रिवीजन करना होगा। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि आप अपने दिमाग पर जोर डालकर जानकारी को याद करने की कोशिश करते हैं, न कि उसे सामने रखकर पढ़ते हैं। तो ये एक्टिव रिकॉल कैसे करें? इसके कई आसान और मजेदार तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है नोट्स बंद करके खुद को समझाना। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, किताब या नोट्स को बंद कर दीजिए। अब आंखें बंद करके या शीशे के सामने खड़ीडीडीहे होकर उस टॉपिक को खुद को समझाइए। या फिर एक खाली पन्ना लीजिए और उस टॉपिक के बारे में आपको जो कुछ भी याद है सब लिख डालिए। जहां आप अटके सिर्फ वही देखने के लिए नोट्स खोलिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या याद है और क्या नहीं। दूसरा बेहतरीन तरीका है फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करना। एक छोटे कार्ड के एक तरफ सवाल
या कोई कीवर्ड लिखिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरी तरफ उसका जवाब या परिभाषा लिखिए, जैसे कोशिका का पावर हाउस। अब इन कार्ड्स को उठाइए, सवाल वाली साइड देखिए और जवाब याद करने की कोशिश कीजिए। ये तरीका खास तौर पर परिभाषाएं, तारीखें और फॉर्मूले याद करने के लिए बहुत कारगर है। तीसरा तरीका है पढ़ाई के तुरंत बाद खुद से सवाल पूछना। जैसे ही आपने कोई पैरा या पेज पढ़ा, रुकिए और सोचिए, इस पैरा में लेखक ने क्या बताने की कोशिश की है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, यहाँ से क्या सवाल बन सकता है। जब आप इस तरह से सवाल जवाब के मोड में पार हैं, तो आपका दिमाग सोता नहीं है, वो एक्टिव रहता है। वो जानकारी को सिर्फ लेता नहीं, बल्कि उसे प्रोसेस भी करता है। नोट्स को बार बार पढ़ने के बजाय नोट्स बंद करके खुद को समझाएं या लिखें। ये आपके दिमाग की कसरत है। जैसे जिम में आप वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही जब आप दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो आपके न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं। वो जानकारी आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। रट्टा मारने में मेहनत भी ज्यादा लगती है और परिणाम भी कम मिलता है, जबकि एक्टिव रिकॉल में शुरू में थोड़ा जोर लगेगा, लेकिन एक बार आदत पड़ीडीडीएच गई तो आप कम समय में ज्यादा मजबूती से चीजों को याद रख पाएंगे। ये एक वैज्ञानिक तरीका है जो हजारों स्टडीज में साबित हो चुका है। तो अगली बार जब आप रिवीजन करने बैठे तो तोते की तरह रटने के बजाय एक जासूस की तरह अपने दिमाग से जानकारी निकालने की कोशिश करें। आप अपने दोस्तों के साथ भी ये कर सकते हैं। एक दूसरे से सवाल पूछिए, एक दूसरे को टॉपिक समझाइए। जब आप किसी और को सिखाते हैं तो आप सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो आज से ही पैसिव रिवीजन को छोड़िए और एक्टिव रिकॉल को अपनाइए। ये एक छोटी सी आदत आपके नंबरों में और आपके आत्मविश्वास में एक बड़ा उछाल ला सकती है। गलती नंबर 4, भटकाव और मल्टीटास्किंग। अब हम आ गए हैं चौथी गलती पर, जो आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी महामारी है, और वो है खराब एकाग्रता और मल्टीटास्किंग। आप पढ़ने तो बैठे हैं पूरे जोश के साथ, किताब आपके सामने खुली है, लेकिन बगल में आपका प्यारा सा मोबाइल फोन पड़ा है। जैसे ही आपने पढ़ना शुरू किया, टिंग करके एक नोटिफिकेशन आया, दोस्त ने कोई मीम भेजा है। आपने सोचा, चलो 1 मिनट देख लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। वो 1 मिनट का 15 मिनट में बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। फिर आप वापस किताब पर आते हैं, अपनी लय पकड़ी बेचने की कोशिश करते हैं। तब तक टीवी पर आपका पसंदीदा गाना आ जाता है, आपका ध्यान फिर भटक गया। ये जो बार बार ध्यान का भटकाव है, ये पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। पढ़ाई के समय ध्यान भटकाना सबसे बड़ी गलती है। जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, तो आपके दिमाग को वापस पहले वाले काम पर पूरी तरह से फोकस करने में समय लगता है। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ERH भी रहे हैं और चैट भी कर रहे हैं, लेकिन असल में आप दोनों में से कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहे होते। आपका दिमाग किसी भी एक चीज पर गहराई से ध्यान नहीं लगा पाता। ये वैसा ही है जैसे आप एक ही समय में 2 नावों पर पैर रखकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हो। नतीजा क्या होगा? आप बीच नदी में गिरेंगे। पढ़ाई में गहराई और समझ के लिए डीप वर्क यानी गहरी एकाग्रता की जरूरत होती है। तो इस भटकाव की महामारी से कैसे बचें? इसका समाधान अनुशासन में छिपा है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, जब आप पढ़ने बैठे तो अपने दुश्मन नंबर 1 यानी मोबाइल फोन को या तो स्विच ऑफ कर दें या उसे दूसरे कमरे में रख दें। सारे नोटिफिकेशन बंद कर दें। मोबाइल, टीवी या अन्य चीजों को दूर रखें। अपने स्टडी एरिया को एक नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाइए। दूसरा, एक बहुत ही कारगर तकनीक है जिसे पोमोडोरो तकनीक कहते हैं। ये बहुत सरल है। आप एक टाइमर सेट कीजिए 25 मिनट का और खुद से वादा कीजिए कि इन 25 मिनटों में आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं। कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ पढ़ाई।
जैसे ही 25 मिनट पूरे हों और टाइमर बजे, आप 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। इस ब्रेक में आप उठकर टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं और फिर से 25 मिनट के लिए पढ़ने बैठ जाइए। ये तकनीक बहुत असरदार है। 25 मिनट तक फोकस करना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। और जब आपको पता होता है कि 25 मिनट बाद ब्रेक मिलेगा, तो आपका दिमाग भटकता नहीं है। इससे ध्यान बना रहेगा और पढ़ाई में गहराई आएगी। आप ऐसे 4 पोमोडोरो सेशन के बाद एक लंबा ब्रेक 15 से 20 मिनट का ले सकते हैं। ये आपके दिमाग को तरोताजा रखता है और बर्नआउट से बचाता है। इसके अलावा पढ़ाई शुरू करने से पहले ही तय कर लें कि आप क्या और कितना पढ़ेंगे। जैसे अगले 1 घंटे में मैं मैथ्स के ये 10 सवाल हल करूंगा। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आपका दिमाग कम भटकता है। एक अस्पष्ट लक्ष्य, जैसे मैं आज मैथ्स पढ़ूंगा, भटकाव को न्योता देता है। समझ लीजिए, एकाग्रता एक मांसपेशी की तरह है। आप जितना इसका अभ्यास करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होगी। शुरू में आपको मुश्किल होगी, आपका मन बार बार भागेगा, लेकिन आपको उसे पकड़ कर वापस लाना होगा। धीरे धीरे आपका अटेंशन स्पैन यानी ध्यान केंद्रित करने की अवधि बढ़ने लगेगी। आज की दुनिया में जिसके पास फोकस करने की क्षमता है, वही आगे बढ़ेगा। तो मल्टीटास्किंग के झांसे में मत आइए, ये एक मिथक है। एक समय में एक ही काम कीजिए, लेकिन उसे पूरी शिद्दत और एकाग्रता के साथ कीजिए। अपनी पढ़ाई को वो सम्मान दीजिए जिसका वो हकदार है। जब आप PRH रहे हैं, तो सिर्फ पढ़िए। जब आप ब्रेक ले रहे हैं, तो मजे से ब्रेक लीजिए। दोनों को मिलाइए मत। ये छोटी सी आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगी। गलती नंबर 5, डर और आत्मविश्वास की कमी। अब हम पहुंच गए हैं अपनी 5वीं और आखिरी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण गलती पर, और वो है आत्मविश्वास की कमी और डर। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। पढ़ाई सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान का भी खेल है। अगर आप पहले से ही मन में ये डर बिठा लेंगे कि ये सब्जेक्ट तो बहुत मुश्किल है या ये मुझसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए वो आपसे सच में नहीं होगा। आपका दिमाग आपकी बात मान लेता है। डर और आत्मविश्वास की कमी से सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है। जब हम किसी चीज से डरते हैं, तो हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। वो सीखने के लिए खुला नहीं रहता, वो बस उस स्थिति से बचना चाहता है। इसीलिए जब कोई मुश्किल सवाल सामने आता है, तो हम उसे हल करने की कोशिश करने के बजाय पन्ना पलटकर आगे बढ़ जाते हैं। हम उस चुनौती का सामना करने से डरते हैं। ये डर आता कहां से है? ये आता है पिछली असफलताओं से, दूसरों से तुलना करने से, या माँ बाप और टीचरों के ज्यादा दबाव से। जब हमारे 1-2 टेस्ट में नंबर कम आते हैं, तो हम खुद को फेलियर का ठप्पा लगा देते हैं। हम देखते हैं कि हमारा दोस्त तो फटाफट सवाल हल कर रहा है और हम अटक रहे हैं, तो हमें लगने लगता है कि हम उससे कमजोर हैं। ये भावना धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है। तो इस डर के दानव से कैसे लड़ा जाए? इसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी मानसिकता को बदलना। सबसे पहले गलतियों को सीखने का मौका समझें, न कि असफलता। अगर आपसे कोई सवाल हल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको वो तरीका अभी नहीं आता। हर गलती आपको ये बताती है कि आपको कहां और मेहनत करने की जरूरत है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार असफल होने के बाद कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये है सही नजरिया। दूसरा, छोटी छोटी सफलता पर खुद को या बच्चों को प्रोत्साहित करें। बड़े लक्ष्य मत बनाइए। ये मत सोचिए कि मुझे कल ही पूरे चैप्टर में टॉप करना है। छोटे, हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाइए। जैसे आज मैं सिर्फ 5 सवाल समझकर हल करूंगा। जब आप वो 5 सवाल हल कर लें, तो अपनी पीठ थपथपाइए, खुद को शाबाशी दीजिए।
ये छोटी छोटी जीतें आपके आत्मविश्वास को ईंट दर ईंट मजबूत करेंगी। अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों की छोटी छोटी कोशिशों की सराहना करें। तीसरा, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, सिर्फ अपने आप से है। आपको कल के आप से बेहतर बनना है, न कि अपने दोस्त से बेहतर। हर किसी की रफ्तार अलग होती है, हर किसी का सफर अलग होता है। अपनी रफ्तार पर चलिए और अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए। कछुआ भी रेस जीतता है, बस वो लगातार चलता रहता है। और सबसे जरूरी बात, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। अपने आप से अच्छी बातें कीजिए। जब भी मन में नकारात्मक ख्याल आए, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत बदल कर कहिए, मैं इसे करने की कोशिश कर सकता हूं, या ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। आपके शब्द आपकी हकीकत बन जाते हैं। अपने सबसे बड़े आलोचक नहीं, अपने सबसे बड़े चीयर लीडर बनिए। याद रखिए, डर के आगे ही जीत है। जिस सब्जेक्ट से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, उसे सबसे ज्यादा समय दीजिए। उसे भागिए मत, उसका सामना कीजिए। एक एक करके उसके कॉन्सेप्ट्स को समझिए, जैसे हमने पहले चैप्टर में बात की थी। जब आप उस पर मेहनत करेंगे और आपको धीरे धीरे चीजें समझ आने लगेंगी, तो आपका डर अपने आप आत्मविश्वास में बदल जाएगा। आत्मविश्वास बाजार में नहीं बिकता, इसे कमाना पडीडी देता है। और इसे कमाने का एक ही तरीका है, मेहनत, अभ्यास और एक सकारात्मक सोच। तो आज से ही अपने डर को चुनौती दीजिए और अपने आत्मविश्वास को बनाना शुरू कीजिए। आप जितना सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं। बस आपको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 आम गलतियां जो अक्सर हमारी मेहनत पर पानी फेर देती है। कमजोर नींव, गलत लर्निंग स्टाइल, पैसिव रिवीजन, ध्यान भटकाना और आत्मविश्वास की कमी। हमने न सिर्फ इन गलतियों को समझा, बल्कि इनके बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल समाधानों पर भी बात की। याद रखिए, ज्ञान शक्ति है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल ही असली शक्ति है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और अपनी आदतों में शामिल करते हैं। अगर आप इन 5 गलतियों को सुधार लेंगे, तो पढ़ाई में निश्चित ही सुधार आएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस कुछ स्मार्ट आदतें हैं जिन्हें आपको अपनाना है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन लगातार अभ्यास से ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगी। फिर आप देखेंगे कि पढ़ाई आपको बोझ नहीं, बल्कि एक मजेदार चुनौती लगने लगेगी। आपके नंबर भी सुधरेंगे और आपका आत्मविश्वास भी आसमान छुएगा। हार मत मानिए, क्योंकि हर एक्सपर्ट कभी एक बिगिनर ही था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। क्या पता आपकी वजह से किसी की मदद हो जाए। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। पढ़ाई में मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी के साथ जय हिंद।